नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस समय की क्लासों में हम चल रहे हैं भाषा विज्ञान में भी इस समय जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे हमारे, उनसे हम सभी से परिचित हो चुके हैं। जहाँ तक प्रश्न बनते हैं हिंदी भाषा, बोलियाँ, इन सब से हम बहुत आगे आ गए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी हिंदी राजभाषा है उसके जो संविधान में या कहें जो संवैधानिक स्थिति है भारतीय संविधान में, हिंदी को किस अनुसूची में रखा गया है और कौन से भाग में है, इस सब से आज हम परिचित होंगे। और यहाँ से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो सभी आपको इस क्लास में क्लियर किए जाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का जो बैच चल रहा है, पेड बैच में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लासेस बहुत आगे आ गई हैं, वो समय से एडमिशन ले लीजिए। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कक्षाएँ हैं वो इस समय चल रही हैं। और बात करें, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि हमें डेमो क्लास देखनी है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। एक पूरा पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क टॉपिक टू टॉपिक कराया गया है। जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं और नोट्स बना रहे हैं, उनको पता है कि कितनी महत्वपूर्ण क्लासेज आपको दी गई हैं। एक एक टॉपिक को, एक एक यूनिट को बहुत अच्छे से, बहुत विस्तृत तैयार कराया गया था। इससे भी विस्तृत पेड बैच में इस समय चल रहा है। पेड बैच में कई विशेषताएं हैं। तथ्यों को किस तरीके से याद किया जाए, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, सभी चीज़ों से आपको परिचित कराया जा रहा है। पेड बैच की एक विशेष बात यह है कि आप वहाँ पे सीधे हमसे जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है या कैसे पढ़ना है, किन पुस्तकों को पहले पढ़ें, किन को बाद में पढ़ें, तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ जाते हो, क्योंकि प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाता है और फिर वहाँ पे आप हमसे सीधे सीधे संवाद कर सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है किसी भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित, तो आपका प्रयास यही रहता है कि समय से ही आपकी उन समस्याओं का समाधान किया जाए। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप समय से एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि जो आपकी टेस्ट सीरीज है अभी पूरी 50 हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही 50 हो जाएंगे उसके बाद में हम जो आपकी समस्याएं रहेंगी उनका समाधान शायद नहीं कर पाएंगे। इस समय अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको पता है, अगर कहीं पे कोई त्रुटि है या आपको अन्य विकल्प की कोई जानकारी चाहिए तो वो आपको मिल सकती है। पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इस तरह की सुविधाएं हम बच्चों को नहीं दे पाएंगे। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी कि कब हिंदी को संविधान में दर्जा दिया गया, कब उसको राजकाज की भाषा बनाई गई और कितने अनुच्छेदों में, जैसे कि 343 से 351 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके भी प्रत्येक आर्टिकल में, प्रत्येक अनुच्छेद में क्या क्या हमारे जो राइट हैं वो इसमें दिए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसी के साथ में हम थोड़ा सा जो हमारे इसमें संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र है वो पहले कितनी थी, उसके बाद कौन कौन सी जुड़ी, इन सबको भी हम देखेंगे। पूरी 22 भाषाओं को देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति में। अगर बात करें तो कब बात करें तो 14 सितंबर, आप सभी जानते हैं, इससे पूर्व की क्लास में आपने देख लिया था, 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। ये महत्वपूर्ण है। बात करें तो भाग 5 के पहले नंबर पे बात करें तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 के अनुरूप संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा।
ये महत्वपूर्ण है। बात करें तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता जो है वो प्रदान की गई थी। राष्ट्रभाषा की नहीं है, राजभाषा की है। दूसरा बात करें तो भाग 5 में अनुच्छेद है आपका 120। इसके अनुरूप ये है, इसमें कहा गया है कि संसद, देखिए पहले क्या है आपका संसद आता है, का जो काम होगा वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करें तो भाग 6 के संविधान में जो भाग 6 के अनुच्छेद, उसमें जो भाग 6 में जो अनुच्छेद है कौन सा है, तो 210, उल्टा कर दीजिएगा 210। देखिए पहले आपका राज्य केंद्र आएगा, उसके बाद में राज्य आएगा। तो 120 में आपका 5वें में आपका संसद रहेगी, यानी कि केंद्र की। दूसरा है आपका छठे के अनुच्छेद 210 में, यानी कि बढ़ जाएगी संख्या, वहां पे क्या है के अनुरूप यहां पे आपका राज्य आ जाएगा। अनुरूप विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। देखिए ये सबके अपने अनुरूप है, वो किसको करना चाहे, लेकिन पहले प्राथमिकता हिंदी को ही दी जाएगी। बात करें तो जब भारतीय संविधान अंतिम रूप से निर्मित किया गया तो उसमें राजभाषा संबंधी 9 अनुच्छेद संबंधी 343 से 351 9 अनुच्छेद शामिल किए गए। इसके बाद में बात करें तो पहले नंबर पे अनुच्छेद 343 के फर्स्ट की बात करें में हमारे संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी। राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी है कि अंकों का रूप रोमन होगा। रोमन रूप होगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय भी होगा, जिसमें आप देखेंगे 1 2 3 ये वाला रहेगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंक रहेंगे। बात करें अनुच्छेद 343 का 2 में संविधान लागू होने के होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ की शासकीय प्रयोजन हेतु अंग्रेजी का प्रयोग होगा। ये इसके विषय में कहा गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 344 का भी फर्स्ट में बात करें
इसमें सीधे सीधे लिख लीजिए आप, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्षों के बाद प्रथम राजभाषा आयोग गठित करेगा। कर दिया है, आप कमेंट कीजिएगा क्या नाम है। इसके बाद में बात करें, इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ से संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद गठित किया जाएगा। ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्यों पे। 14 सितंबर 1949 को जो संविधान में हिंदी को शामिल किया गया, उसमें राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता प्रदान की गई। आप इसको पहले पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। बात करेंगे आप सीधे सीधे यहाँ पे, तो भाग 5 का जो अनुच्छेद 120 है उसमें बताया गया है कि संसद में जो कार्य होगा, यानी कि केंद्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो 120 में आपका केंद्र है, ठीक है, उसमें कार्य जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। सेम अगले भाग में यानी कि 6 के अनुच्छेद 210 में उल्टा कर दीजिएगा, उसमें क्या है कि विधानमंडलों में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो इंग्लिश और या हिंदी रहेगी आपका, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि आपका संसद है, केंद्र है, और उसके बाद में जो है आपका राज्य है, राज्य यानी कि विधानमंडल, ठीक है। आगे बात करें, जब भारतीय संविधान अंतिम रूप से निर्मित किया गया तो उसमें राजभाषा संबंधी 343 से 351 यानी कि 9 अनुच्छेद शामिल किए गए, ठीक है। यहां से प्रश्न बनेगा कब से कब तक, तो 343 से 351। बात करते हैं अनुच्छेद 343। इसमें क्या है कि इसके फर्स्ट में दिया गया है कि हमारे संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ये महत्वपूर्ण है। किस में कहा गया है, तो फर्स्ट में बात चली है कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है 343 में। इसी में कहा गया है कि जो अंक है वो रोमन होंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंकों का यहाँ पे प्रयोग होगा, ना कि 1 2 3, ठीक है, या 4 5, ये इन वाले अंकों का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इन अंकों का प्रयोग होगा जो अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं। ये प्रश्न बन चुका है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में, छत्तीसगढ़ जैसे प्रोफेसरों की परीक्षाओं में भी प्रश्न बना है। बात करें तो 343 के दूसरे में, इसी में क्या कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ की शासकीय प्रयोजन हेतु अंग्रेजी का प्रयोग होगा, यानी कि 15 वर्षों के बाद अगर आप चाहें तो इसमें राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, पहला वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 344 की बात करें तो इसमें सीधे सीधे बात कही गई है कि जो आपका राजभाषा आयोग है उसके गठन से संबंधित इसमें तथ्य दिए गए हैं। राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्षों के बाद प्रथम राजभाषा आयोग गठित करेगा। हो चुका है आयोग गठित, आप पढ़ चुके हैं, आयोग का नाम कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद गठित किया जाएगा, यानी कि फिर 5 वर्ष बाद दूसरा आयोग गठित होगा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में कमेंट कीजिएगा कि 343 के अनुसार कौन सा आयोग जो है राजभाषा से संबंधित वो गठित हुआ है और उसके अध्यक्ष कौन है, जरा कमेंट कीजिएगा किसने गठित किया है, कौन थे राष्ट्रपति जिन्होंने इसको गठित किया है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे कमेंट भी करते हैं, लेकिन जिनको सीधे से उनको भागने की स्थिति है, देखिए जब तक आप इधर उधर भागते रहेंगे, आज आप डीएस एकेडमी पे पढ़ लिए, कल आप किसी और एकेडमी पे जाके पढ़ लेंगे, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। आपको किसी एक में विश्वास करना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे ही पढ़ें, आप जिससे भी पढ़ें एक बार समग्रता से, शांति से, संयम के साथ में आप एक ही क्लास को पढ़िए,
समझिए, विश्वास करते हुए आप उनसे पढ़िए और वहीं से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जिससे भी पढ़िए, मेरा मानना ये रहता है आप एक ही टीचर से एक ही तथ्य को 2 से 3 बार पढ़िए। जिन बच्चों ने मुझसे शुरू में पढ़ा और अब वो पेड बैच में हैं, उनका कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं मैम हाथ के हाथ रटता चल रहा है, हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। यहाँ पे बात हो रही है कि राजभाषा, राज्य की राजभाषा कौन सी रहेगी। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की हिंदी है या उर्दू है, कमेंट कीजिएगा। उत्तराखंड की पहली भाषा कौन सी है, राजभाषा संस्कृत है कि हिंदी है, इस तरह से आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये आर्टिकल है आपका। बात करें तो अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो पत्रादि का जो आदान प्रदान होगा वो किस भाषा में होगा, इससे संबंधित है। राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी संघ राज्य के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी हो सकती है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं। बात करें तो अनुच्छेद 347, यदि राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति के ऊपर है कि आप अपने राज्य की भाषा को बदल सकते हो। ठीक है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्य की जनता की मांग व उस राज्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। राष्ट्रपति के अधिकार में है ये। बात करें 348, अनुच्छेद 348 का फर्स्ट, जब तक संसद कानून द्वारा कोई उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हो रही है, न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होंगी। यानी कि 348 की बात करें, 348 के फर्स्ट में तो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी केस लड़े जाएंगे वो अंग्रेजी में लड़े जाएंगे। बात करें तो अनुच्छेद 348 का सेकंड, इसमें बात करें तो किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति
से उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या उस राज्य की किसी अन्य भाषा को लागू कर सकता है। अन्य भाषा का प्रयोग लागू कर सकता है। बात करें तो अनुच्छेद 349 की बात करें तो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया, यानी कि यदि बात करें यहाँ पे तो आपके जो है जो भी संशोधन होते हैं वो राष्ट्रपति की मंजूरी के अनुसार यहाँ पे किए जा सकते हैं। बात करें अनुच्छेद 350 व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदनों में प्रयोग की जाने वाली भाषा इसी के साथ में बात करें इसी के भी कामें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये एनसीईआरटी ने भी लागू कर दिया है, यानी कि 1 to 5th तक आपको मातृभाषा में ही शिक्षा देनी होगी। ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, आगे बात करें 351 अनुच्छेद 351 में बात करें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 345 की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि राज्य और राज्य की जो राजभाषा है और राजभाषाएं, यानी कि किसको आप प्रमुखता दे सकते हो, राजभाषा और प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में भी यहाँ से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद 346 में तो इसमें राज्य और दूसरे राज्य के बीच, यानी कि कोई भी दो राज्य चाहे वो संघ शासित प्रदेश हो चाहे वो साधारण प्रदेश हो, तो उन सभी में, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पत्र व्यवहार होगा वो आपका हिंदी में हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर देखिए जहाँ पे दूसरी भाषा है, जैसे कि आप देखेंगे तमिलनाडु है, इन प्रदेशों में हिंदी का जो स्तर है वो बहुत निम्न है, वहाँ के लिए बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, वो अपना ट्रांसलेटर रखेंगे ही। बात करें 347 में तो 46 में आपको पता है पत्र आदि से, 47 में राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्य की जनता की मांग या वहां पर जो दूसरी भाषा ज्यादा बोली जाती है इसके आधार पर राज्य की दूसरी भाषा की मंजूरी दे सकता है। ठीक है,
348 के फर्स्ट में बात करें तो जब तक संसद कानून द्वारा कोई उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होंगी। देखिए 348 के फर्स्ट में दिया गया है कि जब तक केंद्र जो है आपकी जो संसद है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है, वो जब तक कोई कानून तैयार नहीं करती है तब तक जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसमें जो भी केसेस चलेंगे, जो भी सुनवाइयाँ होंगी वो इंग्लिश में हो जाएंगी। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदी में ही करें। ठीक, 348 के सेकंड में वो बात कर रहे हैं कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या उस राज्य की किसी अन्य भाषा का प्रयोग लागू कर सकता है। जैसे कि यहाँ बात करें कि 348, देखिए 348 के फर्स्ट में उन्होंने बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई भी भाषा मतलब जो है आप अंग्रेजी में कार्यवाही हो सकती है। यहाँ पे जो बात की है उन्होंने कही है, यहाँ पे राज्य की बात आ गई है कि किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की सहमति से, गवर्नर आप पता है राज्यपाल होगा, वो राष्ट्रपति की सहमति से जो उस समय की जो भाषा है, यहाँ पे उसने कहा है कि उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट की कार्यवाहियों में हिंदी या उस राज्य की, पहले नंबर पे हिंदी को प्राथमिकता है, दूसरे नंबर पे जो वहाँ पे ज़्यादा जो बोली जाती है उसको या अन्य भाषा का प्रयोग लागू कर सकता है। किसकी सहमति से करेगा? राष्ट्रपति की सहमति से राज्यपाल। बात करें 349 में तो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया इसमें की गई है, जैसे कि आप जानेंगे जो भी गठन वगैरह होते हैं उसके विषय में है। बात करें 350 की तो 350 में व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदनों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि ये आपके जो है SC ST वर्ग के संबंध में है थोड़ा सा, और इसमें यह भी कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देनी है और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, यानी कि SC ST। अनुच्छेद 351 की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश इसमें दिए गए हैं कि कैसे कैसे उसका विकास किया जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखते हैं थोड़ा सा जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनके विषय में थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षोपयोगी दृष्टि से ही नहीं प्रश्न बनता ही बनता है। ये कहना कि देखिए इस समय की जो क्लासेस चल रही हैं इसकी हर क्लास से आपको प्रश्न मिलेगा। TGT PGT नेट CRF यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षाओं में प्रश्न मिलेगा, तो इसीलिए परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, बशर्ते धैर्य से थोड़ा सा आप इनको पढ़ते रहिए। क्लास को जितना हो शेयर आप करते रहिए क्योंकि बहुत मेहनत के साथ में आपको क्लास दी जाती हैं। अगर आप हमें उत्साह नहीं देंगे, हमें ऊर्जा नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए बात कर रहे हैं आगे हम आपके, सीधे सीधे बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं, तो वर्तमान में बात करेंगे हम यहाँ पे तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसके साथ ही में अगर बात करें आगे तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। ठीक है, जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी। संविधान के 21वें संशोधन, यानी कि ये अमेंडमेंट कब हुआ था आपका 1967 में ये संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, के अंतर्गत सिंधी को शामिल किया गया, शामिल कर 15 भाषाएं, क्योंकि पहले 14 थी, एक जुड़ी तो आपकी 15 हो गई। ठीक है, इसके बाद है आपका संविधान के 71वें संशोधन कब हुआ है तो 1992 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है,
किसको जोड़ा गया था? तो इसमें 3 को जोड़ा गया था, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल कर 15 और 3 18 भाषाएं हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8वीं अनुसूची में ही सब जा रही हैं। संविधान के कौन सा अमेंडमेंट है? 71वां हो गया, 92वें संशोधन, संविधान संशोधन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 2003 के द्वारा 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को शामिल कर कितनी हो गई? तो 18 और 4 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, आगे अगर बात करें तो पूरी 22 भाषाएं एक बार लिख लीजिए। देखिए, कई बार प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। अमेंडमेंट से पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, 1967 में 21वां है, 92 में 71वां है और 2003 में आपका 92वां है। असमिया, नेपाली, मणिपुरी, इसके बाद में है बांग्ला, ओडिया, चौथी, 5वीं। 6ठे नंबर पे बात करें कश्मीरी, 7वें नंबर पे बात करें तो सिंधी, 8वें नंबर पे बात करें तो पंजाबी, 9वें नंबर पे बात करें तो संस्कृत भी है आपकी, 10वें नंबर पे बात करें तो आपकी हिंदी है, 11वें नंबर पे बात करें तो उर्दू है, 12वें नंबर पे बात करें तो गुजराती है, 13वें नंबर पे आपकी मराठी है, 14 पे कन्नड़ है, 15 पे बात करें तो कोंकणी है, 16 पे बात करें तो मलयालम है, वो इस पे ध्यान दीजिएगा। 11वें नंबर पे बात कर 16वें नंबर पे 17वें नंबर पे यदि बात करें तो तेलुगु है, 18वें नंबर पे बात करें तो आपकी तमिल है, 19 पे बात करें तो बोडो, 20वें नंबर पे मैथिली, 21वें नंबर पे संथाली और 22वें पे है आपकी डोंगरी। ये रही आपकी पूरी की पूरी 22 भाषाएं। ठीक है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें अगर प्रारंभ में बात की जाएगी तो 14 भाषाएं थी। इसके बाद में वर्तमान में अगर बात की जाएगी तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। 21वां संशोधन हुआ है आपका 1967 में। इसमें सिंधी को एक भाषा को जोड़ा गया है। 71वें संविधान संशोधन 1992 में इसमें आपकी 3 को जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान के 92वें संशोधन में 2003 में हुआ है। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, BSDM। इसके बाद में बात करें आपकी तो पूरी की पूरी 22 भाषाएं जो आपकी शामिल की गई हैं वो है। यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है बहुत तेज़ी से वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। 9568802463 पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज और जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं TGT, PGT, नेट और UP
AP यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे तैयारी इस समय चल रही है बहुत तेज़ी के साथ में। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं समय से एडमिशन ले लीजिए और बहुत ही न्यूनतम अत्यल्प शुल्क के साथ में हम आपको यहाँ पे जो आपकी कक्षाएं हैं वो कंप्लीट करा रहे हैं। बहुत ही बेसिक और ट्रिकली रूप में यहाँ पे हम करा रहे हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक DS एकेडमी में जो भी आपको कोई भी उचित कमेंट लगती है आप कमेंट कीजिए। क्लास को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए ये क्लासेज ऐसी हैं कि TGT PGT वाले ही नहीं, यहाँ पे UPSI, यहाँ तक कि UP PSCS यानी कि जो आपका अवर PCS होता है, RO ARO होता है, यहाँ तक की परीक्षाओं में भी ये जो आपकी क्लासेज हैं बहुत महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जाम जो लेखपाल, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी वगैरह वगैरह जो भी UP SSSC के द्वारा और UP PSC के द्वारा और आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है उसके द्वारा जो भी परीक्षाएं निर्धारित होती हैं उन सभी के लिए ये जो कक्षाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।